हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स नो कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कब, कहां और कैसे एंटर हो गए। When, where and how. This is the chapter we are starting. Okay. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमारे क्या क्या रहेंगे, प्लीज टेक अ लुक एट दिस। हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड के बारे में, उसके बाद में ये पीरियडाइजेशन क्या है, न्यू इन्वेंशंस कौन कौन से हो रहे हैं इस समय पर। इसके बाद में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है यूरोप के अंदर और उसका इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसके बाद में इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म क्या है, इसके बाद कैपिटलिज्म एंड देन वी विल लर्न अबाउट मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ सर्वे लाइक आपके लिए। आपको क्या करना है, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। मिडिवल पीरियड से एक इमेज आपके सामने है और मिडिवल इंडिया को आप 7th स्टैंडर्ड में कवर कर चुके हैं, राइट। तो इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए कि आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है और इनकी डेथ के बाद में इंडिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से लाइक क्या क्या कंसिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। वैसे इस सवाल का जवाब हम इस सेशन में और अपने अगले सेशन में भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट व्हाट कंसीक्वेंसेस लेड टू द डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की डेक्लाइन के कारण क्या रहे। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने इसको 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और हम यहाँ भी देखेंगे कि मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे देश के अंदर क्या हुए, लाइक इंडिया के अंदर क्या रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। The history of India is divided into, हम 6th 7th में भी ये पढ़ चुके हैं और अब 8th में थर्ड टाइम शायद इसको पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट, सेकंड इज मिडिवल एंड थर्ड वन इज यस मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। और ये जो जब हम बात करते हैं किसी भी टाइम पीरियड की, लाइक इंडिया के अंदर जो मिडिवल पीरियड है या इंडिया के अंदर जो मॉडर्न लाइक टाइम है, तो ये हर जगह पे सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे द मॉडर्न पीरियड फर्स्ट स्टार्टेड इन 14th एंड 16th सेंचुरीज इन यूरोप। यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो है वो अलग सेंचुरीज में स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे उसका टाइम पीरियड अलग है, राइट। हमारे यहाँ पे हम 1707 से और 1947 का जो टाइम है उसको कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है अब ये क्या है, मॉडर्न इंडिया की तरफ हम मूव कर चुके हैं, राइट। और हिस्टोरियंस ने बेसिकली इसको डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। वी ऑलरेडी नो दिस, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और इसके जो सोर्सेज हैं, देखो बेटा, हम जब भी बात करते हैं किसी भी लाइक कोई भी टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं, उसके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं। हमने प्रीवियसली भी कई बार पढ़ा है कि हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, कुछ लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। तो क्या ये मॉडर्न एरा जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके कोई लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं भाई। हमारे पास तो एंशिएंट इंडिया तक के लाइक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं, मिडिवल के आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट एंशिएंट के भी कुछ लिटरेरी सोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये तो मॉडर्न की बात हो रही है, ये तो और भी करीब का टाइम है, तो इसके भी हमारे पास क्या होंगे, सोर्सेज अवेलेबल हैं। अब ये सोर्सेज को हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, राइट। तो ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से। प्राइमरी सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कोई न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थे जो कि लिटरेरी सोर्सेज का एक पार्ट है, वो भी हो सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी क्या है, एक तरह के लाइक सोर्सेज हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस टाइम के बारे में। इसके बाद में ये जो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए ना, इन्होंने एक बड़ी शानदार चीज करी। इन्होंने एकदम से रूल करना स्टार्ट नहीं किया देश के अंदर। ये पहले आए एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर, धीरे धीरे इन्होंने कुछ सर्वेज करवाए, धीरे धीरे इन्होंने सेंसस करवाया, जस्ट टू नो कि हम जिस कंट्री में आ रहे हैं, जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जिस कंट्री के साथ इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ सकता है, जिस पर हमको रूल करना पड़ सकता है, वहां के लोगों को तो जाने, वहां की पॉपुलेशन को जाने, वहां किस तरह के लोग हैं, वहां के उसके जोग्राफिकल एरिया को जाने। तो इन्होंने अलग अलग सर्वेज एंड सेंसस भी कराए हैं, ठीक है। और ये सब क्या कहे जाते हैं, ये सब कहे जाते हैं प्राइमरी सोर्सेस। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या होता है,
मॉन्यूमेंट्स हो गए एंड द आर्टिफैक्ट्स हो गए, जैसे कि इंडिया गेट है, पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। तो दीज आर द मॉन्यूमेंट्स, राइट। इसके सिवाय भी देयर आर सो मेनी अदर मॉन्यूमेंट्स अवेलेबल, राइट। तो वो तो हमें अभी भी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। देन कम्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात ये है कि मुगल पीरियड से ही मुगल्स ने एक बहुत सही एक तरीका निकाला था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कोई भी कार्यवाही होगी या कोई भी केस होगा किसी भी तरह का, चाहे वो लाइक फार्मर्स को लेकर हो, चाहे वो किसी के क्राइम रिकॉर्ड को लेकर हो, चाहे वो रिवेन्यू सिस्टम का हो, किसी भी तरह का हो, उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स उनको रखने थे, उनके लिखित दस्तावेज तैयार किए जाते थे। यही प्रोसेस ब्रिटिश रूल में भी क्या किया गया, फॉलो किया गया, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए जिनमें अलग अलग रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह के सिस्टम जो है वो चल रहा है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी कोई भी लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। आज तो हम अलग तरह से लाइक आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास डिजिटली सारी जो एविडेंसेस हैं वो अवेलेबल रहते हैं। पर ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने का जो प्रोसेस था वो कहां से स्टार्ट हो चुका था, ये मुगल्स के टाइम से ही चल रहा था, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ न्यूज़पेपर्स निकाले जाते थे, मैगजीन्स निकाली जाती थी, जिसमें उस समय के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज करी जाती थी। कुछ न्यूज़पेपर्स एंड कुछ मैगजीन्स यहाँ लाइक सेकेंडरी सोर्सेज में भी हम देखेंगे। क्यों देखेंगे अभी जानेंगे, बस इन 2 एविडेंसेस को और देखने के बाद। इसके बाद आते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है, ऑर्डर्स एंड ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज अगेन, ठीक है। तो लाइक सरकार के कोई सरकारी दस्तावेज है तो वो तो डेफिनेटली क्या है, ऑथेंटिक एंड लाइक ओरिजिनल एंड ऑफिशियल जो है इनके क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। They provide us with important first hand information about leading issues, क्या इशू है, किससे रिलेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं, ठीक है। और दे आर वेल प्रिजर्व्ड इन द आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज, इनको कहाँ अच्छे से मतलब रखा गया है, ठीक है, इनको आज भी आप इनको देख सकते हैं। देन सर्वेज एंड सेंसस, वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेरियस सर्वेज वर कंडक्टेड लाइक पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे, अलग अलग तरह के सर्वेज ये लोग करा रहे थे, ठीक है, और उनके रिकॉर्ड्स इनके पास अवेलेबल रहते थे, ठीक है। मैपिंग वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज सर्वे। ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लोग क्या इन सर्वेज में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैपिंग भी हुआ करती थी। Many topographic maps were made by British during this period, ठीक है। Census operations also started, all right, and all these projects are well preserved and readily available to us. ये आपको आज भी available हो सकते हैं, ठीक है, all right. Then comes secondary sources. Secondary sources में आते हैं बेटा indigenous records. Indigenous records क्या है भाई ये, अब देखो ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कई सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं तो वो हमें आज भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं, क्योंकि दे वर द रूलिंग पार्टी, वो हमारे देश में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो अब वो रूलर्स हैं तो फिर वो अपने बारे में कोई गलत बातें थोड़ी बताएंगे, वो तो कोई गलत चीज नहीं लिखेंगे। तो कुछ तो ऐसे ड्रॉबैक्स भी होंगे ना जो कंपनी सही नहीं कर रही है और लोगों को वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स भी हमें मिले हैं, कुछ डायरीज हमको मिलेंगी, कुछ उस समय पे जो फ्रीडम फाइटर्स अपने न्यूज़पेपर्स, अपनी मैगजीन्स रिलीज कर रहे थे वो भी लाइक हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, हमें बहुत सारे ऐसे और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिजीनस रिकॉर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजीज poverty and un-British rule in India, it highlighted the exploitative nature of British rule. अब ब्रिटिशर्स खुद को थोड़ी बोलेंगे कि हम एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, राइट, लेकिन एक्सप्लोटेशन तो हो रहा था। अब इसको कौन लिखेगा, वो लोग जो आवाज बनना चाहते हैं अवाम की, देश की आवाम की आवाज बनना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी मैगजीन्स, अपने न्यूज़पेपर्स या फिर कुछ अलग पैम्फलेट्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की। तो इनको हम बोलते हैं इंडिजीनस रिकॉर्ड्स, ठीक है। During their rule, the British tried to suppress the press, but they remained
अनसक्सेसफुल, ठीक है। उन्होंने कोशिश करी, लाइक प्रेस का अधिकार छीन लिया लोगों से, ठीक है। उनको अपने पास अब डिफेंस तक के लिए भी उनको क्या कह दिया गया कि आप अपने पास क्या नहीं रखोगे, कोई लाइक अपने हथियार कुछ भी नहीं रख सकते हो अपने पास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो उस समय पे करी गई, बट इवेंचुअली ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा, देश तो छोड़ना ही पड़ा। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हम आने वाले समय में देखेंगे कि इंडिया आज आज हम जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि कॉलोनीज किस तरह से हमारे देश के अंदर आ रही थी, और लाइक आने वाले सेशंस में हम जानेंगे कि एक लाइक कौन इनमें से सक्सेसफुल रहा इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होने में, और कितना टाइम लगा ब्रिटिशर्स को लाइक यहाँ रूल करने में और यहाँ से फिर हमको भारत को आजाद होने में, ठीक है। चलिए देखते हैं पीरियडाइजेशन क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जेम्स मिल है, एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हिस्ट्री क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये बात बोलने का इनका मेन रीजन क्या था, इनका मेन रीजन ये था कि भाई ये जो इंडिया है, ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये इतनी सिविलाइज्ड कंट्री नहीं थी। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी कोई तौर तरीके इनके नहीं थे, हमने इनको क्या बनाया है, मॉडर्न बनाया है। इस बेसिस पर जेम्स मिल ये कहते हैं कि क्या है, इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश एरा। लेकिन अब देखो जो हमारे अदर हिस्टोरियंस है ना, अदर हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि भाई हम लाइक क्या है, हम एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइडेड है, क्योंकि इन टाइम पीरियड से हमें क्या पता चलता है, तीनों टाइम पीरियड्स में किस तरह का लाइक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सोशल लाइफ कैसी है, कल्चर कैसा है, कस्टम्स कैसे हैं, और जहां कस्टम्स में, कल्चर में, पॉलिटिकल लाइफ में या सोशल लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, लाइक बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो हम वहां से एक टाइम से दूसरे टाइम पीरियड में क्या कर जाते हैं, स्विच कर जा रहे हैं। यानी कि अब हम कहाँ आ गए हैं, अब हम धीरे धीरे लाइक और ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम जहाँ टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, तो हम इस तरह से एक एरा से दूसरा, यानी एंशिएंट से फिर हम दूसरी कहाँ पे आ गए, हम दूसरे पीरियड में आ गए, मिडिवल में। अब मिडिवल के बाद में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो और भी मॉडर्न है, तो हम वहां मॉडर्न में आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया की हिस्ट्री को आप एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई आप मॉडर्न बोल तो रहे हो, और उस समय पे ब्रिटिशर्स भी थे हमारे देश में, लेकिन इंडिया एक्चुअली मॉडर्न तो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी भी नजर आ रही है, इनइक्वालिटी नजर आ रही है, राइट। इसके सिवाय देयर आर सो मेनी अदर मैल प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के अंदर फॉलो करी जा रही हैं, जैसे कि सती प्रथा होती है, ठीक है। सती प्रथा के सिवाय और भी बहुत सारे चाइल्ड मैरिज हो रही है, ठीक है। इसके सिवाय देयर आर सो मेनी अदर मैल प्रैक्टिसेस जो होती हैं। तो फिर इंडिया मॉडर्न कहाँ है? तो कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको मॉडर्न तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको कहेंगे इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉडर्न शब्द को किससे रिप्लेस कर देते हैं? कॉलोनियल से, ठीक है। ऑल राइट, अब बात करेंगे इसी लाइक मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या हो रहा है। बहुत सारे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं बेटा। ये जो इन्वेंशंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में स्टीम इंजन आता है, और स्टीम इंजन का इन्वेंशन एक तरह से इतना रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन साबित हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। इसी समय पे ये वो टाइम पीरियड है जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा क्या हो गई है, मैकेनाइज्ड हो गई है। क्योंकि हम अभी आने वाले टाइम पे, आने वाले थोड़े ही टाइम में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय पे ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सबसे पहले क्या हुई, ओके लेट्स जस्ट हाईलाइट दिस, मैकेनाइज्ड हो गई, ठीक है ना। कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। People like James Hargreaves, people like Richard Arkwright, and then Samuel Crompton. There are so many other scientists, so many other people जिन्होंने नई नई अलग अलग इन्वेंशंस किए हैं, ठीक है। इनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के तौर पर हम देखते हैं स्टीम इंजन को, ठीक है। स्टीम इंजन आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद कौन कर रहा है इसको? जेम्स वॉट एंड जॉर्ज स्टीफनसन, ठीक है, ये करते हैं। ऑल राइट,
तो इन्होंने लाइक इसके जब स्टीम इंजन का जब क्या किया गया, लाइक स्टीम इंजन की जब इन्वेंशन की गई तो इट हेल्प्ड इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मशीन्स बिगन टू बी स्लोली यूज फॉर इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह से किया जाने लगा, मशीन्स की सहायता से किया जाने लगा। अब जरा यहां देखो, ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत महत्वपूर्ण घटना, जिसमें आपके लिए याद रखने वाली सिर्फ दो ही बातें हैं, दैट फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि इन्वेजन तो इस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग किनका हो रहा है, इन्वेजन तो यहाँ बहुत सारी लाइक अलग अलग जो कॉलोनीज हैं उनका हो रहा है, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी वो दो रहेंगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में एक टसल चलेगा और फाइनली जो विनर रहेगी वो रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये तय करेगी कि भाई आने वाले टाइम में रूल कौन करेगा, हम करेंगे, ठीक है। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। इसके सिवाय हम देखेंगे कुछ पोर्चुगीज भी आए हैं, उसके बाद में हम देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी फॉर्म होती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों ये लोग ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यस। और यही वो टाइम पीरियड है बेटा जब आप देखते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आते हुए। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, देखो मिडिवल पीरियड में क्या होता था, पीपल अडॉप्टेड द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, और ये एक लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहा। क्या लोग हैंडक्राफ्ट से लाइक क्या कर रहे हैं, सामान को बना रहे हैं, वो खुद से अपने हाथों से चीजों को बनाते थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें आपका क्या लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम खुद ही कुछ सामान को बना रहे हैं और खुद ही अपने मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ के लिए इट वाज सफिशिएंट, विलेजर्स के लिए इट वाज सफिशिएंट, ठीक है। आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो, आप खुद ही क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपके लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन हुआ क्या, यूरोप में इस समय पर आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ मशीनें आ गई हैं बड़ी बड़ी, ये क्या करेंगी, ये ज्यादा प्रोडक्ट्स कम टाइम में, और वो भी अच्छी क्वालिटी में, मतलब इस तरह से कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, वो उसको क्या करने लगी हैं, बनाने लगी हैं। अब इसका फर्क किस पे पड़ेगा, इसका फर्क इन्हीं लोगों पे पड़ेगा जो क्या कर रहे थे, जो हाथों से खुद बना रहे हैं सामान, जिसको हथकरघा बोलते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारे उद्योग धंधे हैं जो ये लोग चलाते थे, और लाइक खुद इनको किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, वहां से फिनिश्ड गुड बनाएंगे और उसे इंडिया के ही मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, उन पर जो लोग मेहनत कर रहे थे, ठीक है, उन पर जो हाथों के बने सामान को मार्केट में बेच रहे थे। अब लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे, फिनिश्ड गुड को खरीदना प्रेफर करेंगे। तो दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली अफेक्टेड लाइक दीज पीपल, ठीक है, द आर्टिजन्स एंड सम अदर लाइक हैंडमेड लोकल गुड्स को इसमें क्या होगा, नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब इतना ही नहीं है, एक चीज और है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर आ रहा था तो इन्हें दो चीजें चाहिए थी। पहला, इन्हें चाहिए रॉ मटेरियल, दूसरा इन्हें चाहिए वो मार्केट जहां पर ये उसको सेल कर सकते हैं। और एशिया इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टिनेंट रहा इस काम के लिए। तो इन्होंने कुछ एशियन कंट्रीज को क्या कर लिया, हम एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में देखेंगे कि कुछ कंट्रीज जिसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, अब वो क्या करेंगी, वो रूल करेंगी, किस पे रूल करेंगी, इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज पर। क्यों करेंगी, ये यहाँ पे रूल करने आए नहीं हैं, ये अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। कॉलोनीज मतलब ये उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जाएंगे, वहां पे क्या करना शुरू करेंगे, ट्रेड करना शुरू करेंगे। इनिशियली ये सब जगह पे ट्रेडिंग कंपनी बनकर जा रहे हैं, इनका रूल करने का कोई इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो, इंपीरियलिज्म का मतलब है, इंपीरियल का मतलब होता है अपने आप पे क्या करना, पावर गेन करना। तो ये लोग क्या करेंगे, इनको पावर चाहिए। अब ये पावर इनको कहां से मिलेगी, सुनो, यहां से इसको पढ़ना शुरू करो। इंपीरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय अ पावरफुल वन।
एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री पर क्या करती है, रूल करती है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको बोलेंगे इंपीरियलिज्म, ठीक है। दिस फिनोमिना गेन्ड स्ट्रेंथ इन 19th सेंचुरी लार्जली ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ये एक फिनोमिना क्रिएट हो गया कि भाई आप वीक हैं क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है। आपके यहाँ पे रिवॉल्यूशन आएगा तो कौन ला सकता है, हम लेकर आ सकते हैं। तो हम कैसे लेकर आएंगे, हम अपनी कॉलोनीज आपके यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉलोनीज यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे और धीरे 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 ये क्या करना शुरू कर देंगे, ये ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग कंपनी बन जाएंगे, रूल करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, द होल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वाज डिवाइडेड अमंग द इंपीरियलिस्ट पावर्स लेड बाय ब्रिटेन, ठीक है। और देखो, अगर आप अपने मैप में देखोगे आपको दिखेगा ब्रिटेन इतना छोटी सी कंट्री जैसा दिखाई देता है मैप के अंदर, ठीक है। लेकिन ये छोटी सी कंट्री हालांकि इतनी छोटी भी नहीं है जितनी दिखाई देती है, बट स्टिल इसका जो एरिया है वो बहुत सीमित है। और यही कारण है कि इन्हें कहाँ आना पड़ा, अपनी कॉलोनीज डालने के लिए दूर दूर लाइक अदर कॉन्टिनेंट्स में जाना भी पड़ा, क्योंकि इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इनके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल नहीं है, वो इन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो और लाइक इन्हें जो मार्केट चाहिए वो भी इनके पास नहीं है, वो भी कौन देगा, हम हमारे यहाँ से प्रोवाइड होगा। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ देखो, The improvements in transport made the spread of imperialism। अब ट्रांसपोर्टेशन का इंप्रूवमेंट आप देखोगे। अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए इंडिया के अंदर सबसे पहली रेल यानी ट्रेन कौन से ईयर में चली है, कहां से कहां तक चली है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ओके। In course of time, the whole of Asia and Africa was divided among the imperialist powers led by Britain, okay, and France, okay, and Belgium, USA, and later Japan, ठीक है। The end result was that by 1914, almost the whole of the non-industrialized world had come under the control of a few industrialized countries, ठीक है ना। छोटी छोटी जिनके जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं उन्होंने क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है सब कुछ, सिंपल। अब देखो, अब ये कैपिटलिज्म क्या चीज है भाई, कैपिटलिज्म भी इसी टाइम पर क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि व्हाट वाज दिस कैपिटलिज्म, ठीक है। देखो, सीधी सी बात है कि जब तक लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, तो लैंड वॉज अंडर वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स। ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, ये बहुत पावर में रहते थे और जो है ये क्या करेंगे, टैक्स लेंगे और जो भी फार्मर्स हैं उनके ऊपर क्या कर देंगे, टैक्स इंपोज करेंगे, फाइन्स इंपोज करेंगे, और इनकी लाइफ कैसी चलेगी, एकदम मस्त लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया यानी फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया, एक न्यू क्लास क्या होगी, अराइज होगी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है, देखो यहाँ पे, दीज आर दी ओनर्स, ठीक है ना। ये कौन है, ये ओनर्स हैं, ठीक है, ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज, ठीक है। दीज पीपल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेल, ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेल को एंड देयर गुड्स, इन दोनों को क्या कर ले रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ये कैपिटल को ही क्या कर ले रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। और इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, हमने बोला कि ये है हमारी कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, सैलरीज तो देंगे कम और काम कराएंगे ज्यादा, ठीक है। यहां देखो, दिस वे देयर वर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, the capitalist or the ones who had money and all the comforts, and another was workers, ठीक है, workers or the have nots who worked hard yet did not earn much। यहाँ पे हमको दो अलग अलग क्लास दिखाई देंगी, एक वो जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको उतना लाइक कुछ भी वो उसके कंपैरिजन में अर्न नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे होंगे कैपिटलिस्ट क्लास जो क्या करेंगे, जो इन लोगों से काम भी लेंगे और जो इनकी सैलरीज क्या करेंगे, बहुत ही कम रखेंगे, लाइक फायदा ज्यादा कमाएंगे और उनको उसके उसके कंपैरिजन में उनको उनका मेहनत आना भी पूरा ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन है, ये कंट्रोल कर रहे हैं कैपिटल को, तो ये है कैपिटलिस्ट, ओके। नाउ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ मैं यहाँ पे, ये ओके, लेट्स जस्ट टेक अ लुक हियर। इंग्लैंड में क्या हुआ, देखो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ने लगा।
अनप्रेसिडेंटेड स्केल विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत अद्भुत, मतलब बहुत ही अद्वितीय क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। किस चीज में? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। द नीड टू कंट्रोल टेरिटरीज that would serve as market for their products and also supply resources to support their domestic industries resulted in colonization of many non-European countries by England and other European powers, right? That was how India became the colony of England. हमने अभी पूरे पूरे चैप्टर में क्या समझा, यही समझा है ना कि इन्होंने इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाना सोचा है। Let us know how this happened. 1600, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही वो ईयर है, ईयर 1600, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई है। ये जो क्वीन एलिजाबेथ वन, ये नाम देख रहे हैं ना आप, इन्होंने क्या दे दिया, परमिशन दे दिया कि जाइए क्या करिए, आराम से ईस्टर्न कंट्रीज में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो रॉयल चार्टर इनको मिल गया है, ठीक है। कहां से? लंदन से। ऑल राइट। थॉमस रो के बारे में हमने जाना था, जिन्हें क्या मिल गया था, जिन्होंने इन्हें रॉयल चार्टर मिल गया था, या फिर कह सकते हैं कि किंग जेम्स वन ने इनको भेजा था और इनको एक ट्रेडिंग राइट्स इन्होंने ले लिए थे। किससे? जहांगीर से, ठीक है ना। किस लिए? मर्चेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक फर्रुखशियार होते हैं, ये लगभग एक लंबे समय के बाद में ऐसा होता है, लगभग अबाउट अ सेंचुरी लेटर। फर्रुखशियार क्या करते हैं, ये पहली बात तो हम ये जानेंगे फर्रुखशियार हैं कौन। फर्रुखशियार जो है वो सक्सेसर हैं किसके? जहांगीर के, ठीक है। तो ये एक क्या दे देते हैं, पास दे देते हैं, जिसको दस्तक पास भी बोलते हैं। तो एक फरमान जारी करते हैं, उस फरमान के थ्रू ब्रिटिशर्स को एक रूल, एक क्या मिल जाता है, एक राइट मिल जाता है, आप ट्रेड फ्री, यानी कि आप क्या करोगे, यहां देखो, ओके यहां देखना शुरू करो। Farrukhsiyar, one of the successor of Jahangir, granted important trading rights to English merchants through a royal फरमान। उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट्स को एक रॉयल फरमान के थ्रू क्या दे दिए, ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। After its victory in Battle of Plassey in 1757, English East India Company started exercising political control over India. अब पहले तो ये ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सार होती है। इसके बाद में इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ये कहते हैं अब हम सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम रूल भी करेंगे, ठीक है। तो ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। Soon most of the region of the Indian subcontinent became part of British colony. Eventually the company which came to India as a trading organization, they became the master of Indian subcontinent. And this began the colonial period in Indian history, which continued till India's independence. कौन से ईयर में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है? 1947 में, यस। अब यहां पे देखेंगे ये रेनेसा क्या है भाई, तो रेनेसा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमको ये जानना बेहद जरूरी है। देखो रेनेसा का मतलब ही होता है रीबर्थ, ठीक है। अब रेनेसा क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो द मिडिवल पीरियड इन यूरोप कैसा पीरियड है? अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, बार्बरिक, ओके। ना लोग कैसे हैं, सिविलाइज्ड हैं, ना लोग कैसे हैं कल्चर, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो सारी सभ्यता को क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। तो अब ऐसे में रेनेसा, एक वर्ड है रेनेसा जिसका मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। तो रेनेसा आता है और इसका मतलब ये है कि अब रीबर्थ होगा किस किस चीज का? आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। एंड रेनेसा बिगिन इन इटली एंड स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये कहां से शुरू हुआ था? शुरू तो हुआ था ये इटली से, और धीरे धीरे ये दुनिया के सभी पार्ट्स में क्या होता चला गया, स्प्रेड होता चला गया, ठीक है। ऑल राइट, now see it brought about a major transformation and changed the very face of Europe. Several factors contributed to arrival of the Renaissance, ठीक है। अब दिस इज द मेन थिंग अबाउट रेनेसा, क्या है कि ये जो रेनेसा का जो इम्पैक्ट है, देखो शुरू तो ये इटली से हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव हमें भारतीय विचारकों तक पे दिखाई देगा मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के अंदर, ठीक है। किस तरह से दिखाई देगा ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन, ओके। लेट्स
take a review of what we have learned? Yes, in this session. तो हमने जाना the history of India is divided into ancient, medieval and modern period. That's correct. Okay. Sources of modern history are primary and secondary sources. Yes, we actually have read about it. Then in 1600, a group of English traders founded the English East India Company. It is very important. What was the year of formation of British East India Company? It was year 1600. Let's quickly take this exercise. Yes. And let's see if we are able to do this. History has been divided into how many parts? 3 parts. That's right. Ancient, medieval and modern. Perfect. Now, the English East India Company was set up in English East India Company कौन सी ईयर में बनी थी बेटा? 1600 में. हमने बिल्कुल अभी तो पढ़ा इसके बारे में, राइट? तो हम यहां सर्कल करेंगे ऑप्शन नंबर ए को. परफेक्ट. ओके. विच नेशन बिकेम द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड? क्या इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी था? बिल्कुल था. तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब है. ठीक है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. परफेक्ट. और अपने सर्कल्स को फिल करते हुए प्लीज बी वेरी केयरफुल. ओके. यस. ओके. लेट मी जस्ट मेक इट अ परफेक्ट सर्कल. यस. ओके. देन in which year first population census was carried out in India? देखो, it was year 1881. ओके. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको मार्क कर लेंगे 1881 को. एंड आवर सर्कल अगेन, let me just repeat it for you. Our circle has to be perfect. Okay, that's great. In which year the French East India Company was set up? It was year 1664. Yes? Yes. Just make this circle perfect and fill it properly. Okay. Now comes fill in the blanks. During dash England was undergoing the Industrial Revolution. बताइए किस समय पर ब्रिटेन was going undergoing the Industrial Revolution? Modern period. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि during modern period, right? So next is the word Renaissance signifies rebirth, right? R-E-E-I-R, rebirth. Okay, the dash introduced the culture of recording everything. ये culture किसने introduce कर दिया था? ये already मुगल्स ने कर दिया था. ठीक है. And then comes the textile industry was first to be. Yes, tell me what should be your answer? Mechanized. The steam engine of. देखो, 2 लोगों के नाम थे ना. कौन है वो दोनों लोग? फटाफट से बताइए. James Watt, George Stephenson. S-T-E-P-H-E-N. Okay. All right. So let's move on to the next exercise, which is true and false. India was only Asian country to become British colony. That's not true, because there were some other African countries as well. So it is false. The Dutch East India Company was set up in 1602. That's true. Okay. Textile industry was the first to be influenced by Industrial Revolution. That's true. Okay. And then comes the process of acquiring colonies was known as colonialism. That's true. Okay. And then the word Renaissance signifies death. No, that's false. Renaissance means rebirth. So that's all for today. I hope you understood all the concepts. और जाते जाते I would just say कि keep learning and keep revising, because revision is the key. Thank you so much. I'll see you in the next class. Bye bye.